आज की इस वीडियो को अगर आपने पूरा नहीं देखा तो आप बोर्ड एग्जाम की सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको पहले बताऊंगा कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट, फिर मैं आपको बताऊंगा जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि श्रीधराचार्य सूत्र से हम समीकरण कैसे हल करते हैं। और साथ ही आज आपका एक्सरसाइज 4.3 एकदम खल्लास हो जाएगा, एकदम खत्म हो जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, लास्ट तक अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। मेरा नाम मिलन मिश्रा है और इस वीडियो को 1K लाइक्स और 100 कमेंट्स जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं इस बेहतरीन सी वीडियो की। तो चलिए शुरू करते हैं इस बेहतरीन सी वीडियो को। आज हम सभी कक्षा 10 गणित का प्रश्नावली 4.3 एक ही प्रश्नावली यानी कि जो पूरी प्रश्नावली है वो एक ही वीडियो में कवर करने वाले हैं। मेरा नाम मिलन मिश्रा है। चलिए शुरुआत करते हैं इस बेहतरीन से वीडियो की। प्यारे साथी, आपका पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है और यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात करना है। ये सारी चीजें बताई गई हैं, लेकिन साथ ही पहले मैं आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊंगा, क्योंकि आप डायरेक्ट से हल नहीं कर पाएंगे। पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे। प्यारे साथी, अगर हम बात करें तो आपको नोट कर कर लिखना है कि कोई भी द्विघात समीकरण जो होता है उसका रूप होता है, मैंने आपको शुरुआत में बताया था, ax² + bx + c = 0। यानी कि यहाँ का कोई भी द्विघात समीकरण है तो वो ax² + bx + c के रूप में होगा। अब प्यारे साथी, क्या बात है कि यहाँ पर एक कंडीशन होती है। यहाँ पर देखिए, अगर हम यहाँ पर a की वैल्यू ये a हो गया आपका, ये b हो गया, ये c हो गया, ये a यहाँ पर गुणांक है, b भी गुणांक है और ये c आपका कोई अंक होगा, यानी कि कोई अचर पद होगा। प्यारे साथी, अब यहाँ पर क्या है कि कंडीशन है कि यदि b² - 4ac 0 से बड़ा हो, यानी कि जब b² - 4ac, कहने का मतलब है कि जब b² - 4ac 0 से बड़ा हो तब क्या होता है। प्यारे साथी, आपको ये कंडीशन याद करनी है। तो भिन्न वास्तविक मूल होंगे, यानी कि कहने का मतलब है कि जो मूल होंगे वो भिन्न भिन्न होंगे और वास्तविक होंगे। जो मूल होंगे वो भिन्न होंगे, यानी मूल भिन्न भिन्न होंगे। यानी कि अगर किसी भी द्विघात बहुपद के दो मूल होते हैं तो दोनों मूल अलग अलग होंगे। जैसे पहला मूल 1 हो गया तो दूसरा 3 हो गया, दोनों अलग अलग होंगे। तो कहने का मतलब है कि जब b² - 4ac बड़ा होता है 0 से तो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं, यानी कि मूल अलग अलग होंगे और वास्तविक मूल होंगे। दूसरा है कि यदि b² - 4ac = है 0 के, यानी कि जब b² - 4ac का मान 0 के बराबर हो तब क्या होगा। तब कह रहा है कि समान वास्तविक मूल होंगे, यानी कि समान वास्तविक मूल होते हैं। कहने का मतलब है, समान का मतलब है सेम, यानी कि सेम मूल होंगे। यानी कि कोई भी द्विघात बहुपद है, अगर उसमें ये कंडीशन फॉलो हो रही है तो पहला मूल 2 है तो दूसरा भी 2 होगा, हमेशा समान मूल ही होंगे। प्यारे साथी, तो समान मूल कहने का मतलब है कि दोनों मूल सेम होंगे लेकिन मूल होंगे। मूल कहने का मतलब है शून्य, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। इसके बाद बात करें कि यदि b² - 4ac 0 से छोटा है तो क्या होगा। तो कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। प्यारे साथी, कहने का मतलब है कि कोई उसके मूल ही नहीं होंगे। अगर ये कंडीशन होती है कि b² - 4ac 0 से छोटा है तब क्या होगा कि उसके कोई भी मूल नहीं होंगे, यानी कि उसका कोई वास्तविक मूल नहीं होगा और ऐसा इक्वेशन का कोई भी शून्य यानी कि मूल नहीं निकलता है। तो आई होप आप बेसिक कॉन्सेप्ट सीख गए होंगे। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो इसके बाद प्यारे साथी आता है आपका श्रीधराचार्य जी का सूत्र। श्रीधराचार्य सूत्र कहते हैं या इसे द्विघाती सूत्र भी कह देते हैं। ये सूत्र क्या है, इसी पर हम अभी सॉल्व करेंगे। जो गुणनखंड करते थे हम गुणनखंड विधि द्वारा, उसे अब हम इस सूत्र पर सॉल्व करेंगे और मूल फटाक से ज्ञात करेंगे इस समीकरण के द्वारा, इस सूत्र के द्वारा। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसलिए इसे आप ध्यान से समझ लीजिएगा, ये फार्मूला याद कर लीजिएगा। ये फार्मूला क्या है, -b + -√b² - 4ac/2a। अब इसका मान कैसे निकालेंगे मैं आपको बताने वाला हूँ आगे। अब मैंने आपको बता दिया है, ये फार्मूला आपको याद कर लेना है, ये कंडीशंस आपको याद कर लेनी है, आगे आपको बहुत काम आने वाली हैं, इसलिए इन सारी चीज़ों को याद कर लीजिएगा। अब चलिए शुरुआत करते हैं इस प्रश्नावली की। आपका पहला प्रश्न है,
प्रश्न कह रहा है यहाँ पर कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। प्रकृति यानी कि नेचर ज्ञात करना है, यानी कि इस प्रकृति कैसे ज्ञात करेंगे, इसी के द्वारा। अगर b स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा होगा तो भिन्न और वास्तविक मूल होंगे, अगर 0 के बराबर होगा तो समान वास्तविक मूल होंगे। ये इसका नेचर है, इस समीकरण का नेचर इसी से डिफाइन होता है। और जब ये 0 से छोटा होगा तो उसके कोई मूल नहीं होंगे, इसी से हम नेचर प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पर कहा गया है कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है, तो प्रकृति पहले हमें ज्ञात करना है। फिर कह रहा है यदि मूलों का अस्तित्व है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। अस्तित्व मतलब यदि उनके मूल हैं, यदि किसी समीकरण के मूल हैं तब हमें मूल को ज्ञात करना है, अगर नहीं है तो नहीं ज्ञात करना है। अब प्यारे साथी कैसे पता चलेगा कि मूल है या नहीं है, तो इसी के द्वारा पता चलेगा जब भिन्न वास्तविक मूल है, यानी कि मूल चाहे भिन्न हो लेकिन है तो, यानी कि मूल यहाँ पर दिए हैं, यानी कि इस नेचर में क्या होता है, इस प्रकृति में मूल होते हैं लेकिन भिन्न भिन्न होते हैं। तो ये क्या है, इसका अस्तित्व है। यहाँ पर मूल समान होते हैं लेकिन मूल होते हैं, तो क्या होता है, ये भी इसका भी अस्तित्व है। लेकिन जब b स्क्वायर माइनस 4ac 0 से छोटा होता है तो उसके कोई वास्तविक मूल नहीं होते, यानी कि सिर्फ यही कंडीशन है जिसमें कोई भी मूल नहीं होगा और सारी चीज़ें और दोनों कंडीशन में मूल होता है, यानी कि उनका अस्तित्व होता है। सिर्फ तीसरी कंडीशन जो दी गई है इसमें अस्तित्व नहीं होगा। अब चलिए, अब हम प्रश्न सॉल्व करने से पहले इसकी प्रकृति ज्ञात करेंगे और फिर हम इसका हल करेंगे, यानी कि तब मूल ज्ञात करेंगे। अगर अस्तित्व होगा तब हमें मूल ज्ञात करना है। तो ये थी आपकी बेसिक चीज़ें। अब हम शुरुआत करते हैं इस प्रश्नावली के प्रश्नों की। तो प्यारे साथी सीधी सी बात है, पहले हम a b c का मान लिख देंगे। जैसे कि a का मान पता करें तो यहाँ पर 2 है, अगर b का मान पता करें तो -3 है, और अगर हम c का मान पता करें तो वो 5 है। यानी a इक्वल टू 2 है, b बराबर -3 है और c इक्वल टू 5 है। यहाँ पर तीनों मान पता कर लिए गए हैं। अब हमें प्रकृति ज्ञात करनी है। प्रकृति ज्ञात करने के लिए फार्मूला क्या था प्यारे साथी, फार्मूला था b स्क्वायर माइनस 4ac। यही फार्मूला हम लगाएंगे, b स्क्वायर माइनस 4ac प्यारे साथी। अब ध्यान से समझिएगा, b का मान क्या है, -3 है, -3 का वर्ग कर लीजिए, -4 गुणे a की जगह a का मान गुणे c की जगह c का मान हमने रख दिया। इसके बाद 3 त्रिक का 9 होता है, ये -3 था, 2 बार गुणा हुआ तो +3 हो गया, -4 दूनी 8 होता है, 8 पंचे 40, यानी कि -40 आया प्यारे साथी। यानी कि -40 में +9 घट जाएगा, यानी कि यहाँ पर बचेगा -31। और यहाँ पर अगर देखा जाए प्यारे साथी तो ये -31 जो है ये 0 से छोटा है, यानी 0 बड़ा होता है -31 से। आप कैसे पता कर सकते हैं, आप कोई भी संख्या रेखा देखेंगे प्यारे साथी, अगर कोई संख्या रेखा है तो बीच में 0 होता है, बाईं तरफ जो लेफ्ट हैंड साइड होता है वहाँ -1 -2 ऐसे जाता है और दाएं तरफ धनात्मक चिन्ह होता है। तो यानी कि 0 से बड़े इधर होते हैं और 0 से छोटे इधर होते हैं, और ये क्या है, 0 से छोटा है। यानी कि यहाँ पर क्या है प्यारे साथी, आप लिखेंगे चूँकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या हुआ कि b स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो गया, यहाँ पर b स्क्वायर माइनस 4ac 0 से छोटा हो गया है। चूँकि b स्क्वायर माइनस 4ac 0 से छोटा है। अब जब ये 0 से छोटा होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac जब 0 से छोटा होता है, यानी 0 बड़ा होता है इससे, तो उसका कोई मूल नहीं होगा। यानी तब हम लिखेंगे तो कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। इसलिए इस समीकरण का कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। क्या नहीं होगा प्यारे साथी, कोई वास्तविक मूल नहीं होगा इस समीकरण का। जब b स्क्वायर माइनस 4ac 0 से छोटा होता है तो उस समीकरण का क्या होता है, कोई वास्तविक मूल नहीं होता है। यानी कि अतः हम लिख सकते हैं अतः मूल का अस्तित्व नहीं है, या समीकरण का अस्तित्व नहीं है। अतः मूल का अस्तित्व नहीं है, यानी कि इसमें कोई भी मूल नहीं होगा, तो इसमें अस्तित्व ही नहीं है। तो हमें अब इसे आगे सॉल्व नहीं करना है, इसके मूल नहीं ज्ञात करने हैं, क्योंकि प्रश्न में आप देखेंगे तो कहा गया है कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। जब यहाँ पर अस्तित्व ही नहीं है, यानी कि इसके कोई मूल ही नहीं है, तो यानी कि
इसे आगे ज्ञात नहीं करना है। तो प्यारे साथी पहला प्रश्न एकदम बेहतरीन तरीके से सॉल्व हो गया है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर नेक्स्ट पेज पर। प्यारे साथी अगला क्वेश्चन आपके सामने आया है, सेम उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। पहले हम ए बी सी का मान लिख लेते हैं। ए बराबर यहाँ पर क्या है 3, बी बराबर क्या है प्यारे साथी -4√3, जितने गुणांक है उसे लिख देना है, और सी बराबर क्या है प्यारे साथी यहाँ पर 4 है। हमें ए बी सी का मान पता चल गया है। अब हम पहले बी स्क्वायर -4ac ज्ञात करेंगे, जो हमारा फार्मूला था बी स्क्वायर -4ac ज्ञात करेंगे। यहाँ पर अगर हम बी की बात करें प्यारे साथी तो बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू है -4√3 का होल स्क्वायर -4 इंटू ए की वैल्यू 3 है और सी की वैल्यू क्या है 4 है प्यारे साथी। यहाँ पर हमने सबकी वैल्यू पुट कर दी है। अब हम सॉल्व करेंगे। 4 चौक 16 होता है, माइनस का 4 है, वर्ग होगा तो प्लस का हो जाएगा, यानी कि ये 16 हो जाएगा, इंटू √3 का वर्ग क्या होता है 3 ही होता है, क्योंकि आप जब √3 को 2 बार गुणा करेंगे, वर्ग का मतलब यही तो होता है, जैसे √3 का वर्ग है तो यानी कि √3 इंटू √3, और इनको आपस में गुणा करेंगे तो 3 ही आएगा प्यारे साथी। तो यहाँ पर क्या आ गया है 16 × 3 और -4 × 12 चौक 48 हो जाएगा। 16 × 48 होता है प्यारे साथी, और ये भी -48 हो जाएगा। 48 में से 48 जाएंगी तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या कंडीशन अप्लाई होगी, यहाँ पर हम लिखेंगे चूँकि बी स्क्वायर -4ac = 0, क्योंकि जो बी स्क्वायर -4ac का मान है वो 0 के बराबर है। तब ऐसी कंडीशन में क्या होता है प्यारे साथी, मैंने आपको बताया था, आप देखेंगे तो मैंने बताया था कि यदि बी स्क्वायर -4ac बराबर हो 0 के तो समान और वास्तविक मूल होते हैं। तो हम लिखेंगे इसलिए इस समीकरण के समान और वास्तविक मूल होंगे, यानी कि जब ये कंडीशन फॉलो हो रही है तो इसके समान एवं वास्तविक मूल होंगे। अब समान कहने का मतलब है यानी कि जो मूल आएगा, आप देख लीजिएगा, इसके जो शून्यक आएंगे यानी कि मूल आएंगे वो समान होंगे, यानी कि अगर पहले का 2 है तो दूसरे का भी 2 होगा, ऐसे ही आएंगे। तो यानी कि अतः इस समीकरण में मूल का अस्तित्व है। तो हम लिखेंगे अतः मूल का अस्तित्व है, मूल का अस्तित्व है। अब जब मूल का अस्तित्व है प्यारे साथी तो आपको क्या करना है, क्योंकि इस समीकरण के मूल समान हैं तो और वास्तविक हैं, यानी कि इनके मूल होंगे, यानी कि मूलों का अस्तित्व है, तब हमें क्या करना है, अब इसे हमें सॉल्व करना है, यानी कि अब हमें इनके मूल ज्ञात करने हैं। तो अब हम आएंगे सेकंड जो स्टेप है उस पर, मूल ज्ञात करना। तो अब हम मूल को ज्ञात करेंगे। तो प्यारे साथी अब हमें मूलों को ज्ञात करना है, तो जो क्वेश्चन था उसे हम लिख लेते हैं। तो क्वेश्चन आपका यही तो था, 3x² - 4√3x + 4 = 0। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्योंकि अंडर रूट लगा हुआ है, जब अंडर रूट लगे तो गुणनखंड विधि से बहुत ही कठिन होता है। आप सोचेंगे कि 4 × 12 गुणा करने पर 12 आए और जोड़ने या घटाने पर 4√3 आए, तो ऐसा बहुत कठिन हो जाएगा, बहुत ज़्यादा सोचना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि नहीं लगेगा, लेकिन बहुत सोचना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम क्या अप्लाई करेंगे, यहीं पर हम अप्लाई करेंगे प्यारे साथी अपना श्रीधराचार्य सूत्र। जब कठिन हो ऐसे बीजीय व्यंजक, यानी कि ऐसी कंडीशन हो कि जल्दी ये बन ना रहा हो, तो आपको वहां पर श्रीधराचार्य सूत्र को अप्लाई करना है। और इस वीडियो में मैंने बेहतरीन तरीके से आपको बताऊंगा कि श्रीधराचार्य सूत्र से हम कैसे मूल ज्ञात कर सकते हैं। मूलों को ज्ञात करने की बेहतरीन ट्रिक बताऊंगा श्रीधराचार्य सूत्र से। तो अब हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे श्रीधराचार्य सूत्र। तो अब हम लिखेंगे श्रीधराचार्य सूत्र का प्रयोग करने पर श्रीधराचार्य सूत्र का प्रयोग करने पर प्यारे साथी क्या सूत्र है, फॉर्मूला है -b ± √b² - 4ac और बटे में है 2a। ये आपका फॉर्मूला है जो कि श्रीधराचार्य सूत्र कहा जाता है। अब यहीं पर हमें मान रख देने हैं, हमने a b c के मान पहले ही ज्ञात किए हैं,
वही मान हम यहाँ पर रख देंगे और हमें इनके मूल भी पता चल जाएंगे। यहाँ पर देखिए a का मान 3 है, b का मान -4√3 है और c बराबर 4 है। एकदम ध्यान से समझिएगा कि b का मान क्या है, -4√3 है, आप देखेंगे, और यहाँ पर भी माइनस है, यानी -4√3, फिर हम लिखेंगे प्लस माइनस, फिर अंडर रूट का चिन्ह लगाएंगे, फिर b² यानी कि b का मान फिर से रखेंगे -4√3 का होल स्क्वायर, और फिर हम माइनस का चिन्ह लगाएंगे प्यारे साथी, 4ac लिख देंगे, और बटे में क्या हो गया है 2a लिख देंगे प्यारे साथी। अब ध्यान से समझिएगा आप प्यारे साथी, एकदम बेहतरीन तरीके से मैं आपको सारी चीज़ें बताने वाला हूं। अब यहाँ पर देखिए आप समझेंगे तो आगे हम इसे सॉल्व करते हैं। इधर थोड़ा लाइन खींच लेते हैं, तब इसे सॉल्व करते हैं सेकंड स्टेप में। यहाँ पर मैं थोड़ा एक लाइन खींच लेता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि आखिर हमें कैसे सॉल्व करना है। एकदम बेहतरीन तरीके से पढ़ते रहिए, आपको सारी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ। यहाँ पर देखिए माइनस है, अंदर भी माइनस है, ऊपर भी माइनस है, बाहर भी, तो ये प्लस हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा प्यारे साथी +4√3 और प्लस माइनस अंडर रूट। यहाँ पर देखिए क्या कहा गया है, यहाँ पर b² -4ac ही था, और इससे फिर से हल करना है तो हल करने की जरूरत नहीं, यहाँ पर हमने हल किया था, सिर्फ यहाँ पर अंडर रूट ही तो लगा है, और सारी चीज़ें यही हैं। b² -4c जो कि 48 आया था, यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर क्या आया था प्यारे साथी, 0 आ गया था, तो 0 इसका मान आया था, तो हम डायरेक्ट यहाँ 0 रख सकते हैं, यानी कि यहाँ वैल्यू 0 ही आएगी, क्योंकि आप समझेंगे तो अंदर भी b² -4ac ही है, और इसका मान हमने पहले ही पता किया है b² -4ac का, तो फिर हल करने की कोई ज़रूरत नहीं। फिर हम बटे का चिन्ह लगाएंगे प्यारे साथी, फिर 2a यानी कि 2 गुणे a की जगह a की वैल्यू हम रख देंगे, जो यहाँ पर 2a था वहाँ पर क्या कर देंगे, a की जगह a की वैल्यू रख देंगे, जो कि है 3। a की वैल्यू क्या दी गई है, 3 दी गई है, 3 हम रख देंगे। अब ध्यान से समझिएगा प्यारे साथी, यहाँ पर देखिए ये हो गया 4√3 और ये हो गया बटे में 3 दूना 6 प्यारे साथी, यानी कि हमें जो मूल प्राप्त हुआ है वो आया है 4√3 बटे में 6। अगर हम इसे सरल करना चाहें तो इसे थोड़ा हम सरल भी कर सकते हैं, तो चलिए इसे हम थोड़ा सरल करते हैं प्यारे साथी। इसे सरल करिएगा तो 2 ये हो जाएगा 2 दूना 4 और ये 2 तिहाई 6, यानी कि ये हो जाएगा 2√3 बटे में 3 प्यारे साथी, और यही आपका आंसर हो जाएगा, यही आपके मूल होंगे, क्योंकि यहाँ कहा गया है समान मूल होंगे। किसी भी द्विघात समीकरण के 2 मूल होते हैं, अब यहाँ पर समान कहा गया है, यानी ये दोनों मूल वही होंगे। पहला मूल भी 2√3 होगा और दूसरा मूल भी 2√3 बटे 3 होगा, तो ये आपके 2 मूल हो जाएंगे, 2 मूल, और यही आपका आंसर हो जाएगा प्यारे साथी। तो आई होप आप बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे आखिर इस तरह के प्रश्नों को कैसे सॉल्व करना है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्यारे साथी अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कई विद्यार्थी ये भी कह सकते हैं कि हो सकता है आंसर में डिफरेंस भी आ सकता है, आप इतना भी लिखेंगे तब भी आपका राइट आंसर है, इतना भी लिखेंगे तब भी राइट आंसर है, लेकिन आप और हल करना चाहें तो इसका परिमेयकरण कर सकते हैं। जब आप इसका परिमेयकरण करेंगे, अंडर रूट 3 से ऊपर गुणा करेंगे और नीचे भी अंडर रूट 3 से गुणा करेंगे तो आएगा प्यारे साथी, तो ये आपस में कट जाएंगे और फिर आपका 2/√3 आ जाएगा। तो चाहे ऐसे ही लिख दीजिए एग्जाम में डायरेक्टली, क्योंकि वहां तो आपको उत्तर पता नहीं रहेगा, तो आप कैसे भी लिख सकते हैं, तो इतना आपका सही है, ये आपका मूल हो जाएगा। इसके बाद हम तीसरे प्रश्न की बात करें तो तीसरा प्रश्न बहुत ही बेहतरीन है, इसे भी हम उसी तरह सॉल्व करेंगे। पहले हमें इसकी प्रकृति ज्ञात करनी है, तो हम पहले ABC का मान ज्ञात कर लेते हैं। A बराबर यहाँ पर दिया गया है 2, B बराबर दिया गया है -6 और C बराबर दिया गया है 3। ABC का मान पता कर लिया है हमने। अब हम b² -4ac ज्ञात करेंगे, b² -4ac प्यारे साथी। ध्यान से समझिएगा, b का मान -6, 6 का स्क्वायर हो जाएगा, -4 इंटू a का मान 2 है, c का मान 3 है। हम सॉल्व करेंगे, 6 36 होता है, प्लस का 36, -4 दूनी 8, 8 त्रिक 24 हो जाएगा प्यारे साथी। ध्यान से समझिएगा, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 36 में से 24 जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 12 आपका, ये 12 यहाँ पर बचा आपका। तो कहने का मतलब है कि जो हमारा ये b² -4ac था ये 0 से बड़ा है, यानी कि b² -4ac बड़ा है 0 से। हम लिखेंगे चूंकि b² -4ac 0 से बड़ा है, तो इस कंडीशन में क्या होता है, इस कंडीशन में होता है भिन्न वास्तविक, यानी कि जो मूल होंगे वो भिन्न होंगे और वास्तविक मूल होते हैं, यानी भिन्न मूल होते हैं और वास्तविक मूल होते हैं। यानी हम लिखेंगे इसलिए इस समीकरण के भिन्न
तथा वास्तविक मूल होंगे, वास्तविक मूल होंगे प्यारे साथी। और क्योंकि वास्तविक मूल होंगे यानी इसके मूल हैं, यानी इनका अस्तित्व है। और जब इनका अस्तित्व दिया गया है तो बेहतरीन तरीके से समझते चलिए। अब हमें इसमें धराचार सूत्र अप्लाई करना है, जैसे कि हम पहले वाले प्रश्न में सॉल्व किए थे। तो क्योंकि इसका अस्तित्व है तो हम श्री धराचार सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो हम लिखेंगे श्री धराचार्य सूत्र से, क्योंकि इस प्रश्नावली में हम इसी से सारे प्रश्न सॉल्व करने वाले हैं, तो हमने लिख दिया श्रीधराचार्य सूत्र से। अब श्रीधराचार्य सूत्र क्या था प्यारे साथी? तो आपको याद होगा, मैंने बताया है -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac बटे में 2a। अब यहाँ पर आप सबकी वैल्यू रख दीजिए प्यारे साथी। वैल्यू रखेंगे तो देखिएगा प्यारे साथी, यहाँ पर हो जाएगा -b यानी कि b का मान -6 है, यानी कि -6 ब्रैकेट में -6, क्योंकि -b का मान -6 है और पहले ही माइनस लगा था। प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac का मान हमने यहाँ पता किया था, यही तो लगाया है, b स्क्वायर माइनस 4ac मान रखे हैं। तो इसका मान पहले ही पता था, तो डायरेक्ट हम मान लिख देते हैं 12 बटे में 2a है, यानी a का मान 2 है तो 2 गुणे 2 हो जाएगा प्यारे साथी। अब आप ध्यान से समझिए तो यहाँ पर -6 क्या हो जाएगा, प्लस का 6 हो जाएगा, और प्लस माइनस अंडर रूट 12। अब यहाँ पर आप समझिए कि जब हम 12 का रूट निकालेंगे तो आप निकालेंगे तो 2 छक 12 होगा, और 2 तिहाई 6 हो जाएगा, और 3 एकम 3 हो जाएगा। यानी कि अगर हम रूट निकालें 2 गुणे 3, अगर हम गुणनखंड विधि द्वारा इसका रूट निकालें तो यहाँ पर 2 का जोड़ा बन रहा है, यानी 2 बाहर जाएगा, और अंडर रूट 3, यानी कि इसका वर्गमूल क्या आएगा 2 अंडर रूट 3। यानी हम यहाँ पर डायरेक्टली लिख देंगे प्लस माइनस 2 अंडर रूट 3, और बटी में हो जाएगा प्यारे साथी 2 दूना 4 हो जाएगा। यानी कि कुल मिलाकर हमें ये प्राप्त हुआ है, ये संख्या प्राप्त हुई है। अब यहाँ पर देखिए प्लस माइनस लगा है, इस कंडीशन में आपको ध्यान रखना है, क्योंकि रूट लगा था तो प्लस माइनस दोनों लगे रहेंगे। तो एक बार हम धनात्मक चिन्ह लेंगे, एक बार हम ऋणात्मक चिन्ह लेंगे। तो ध्यान से समझिएगा प्यारे साथी, एक बार हम क्या करेंगे, धनात्मक चिन्ह लेंगे, और एक बार हम ऋणात्मक चिन्ह लेंगे। तो ध्यान से समझिए, एक बार हम लिखेंगे, क्योंकि 2 चिन्ह लगे हुए हैं, तो एक बार हम लिखेंगे धनात्मक चिन्ह लेने पर। तो एक बार प्यारे साथी हम धनात्मक चिन्ह लेंगे। धनात्मक चिन्ह हमारा क्या है, यहाँ पर आप देखिएगा, तो यहाँ पर धनात्मक चिन्ह आप देखेंगे तो हो जाएगा 6 प्लस, यहाँ पर माइनस नहीं लिखना है, 2 अंडर रूट 3 बटे में 2। एक बार हमने धनात्मक चिन्ह लिया, तो यहाँ पर आप देखिए तो हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, चाहे डायरेक्टली ये भी लिख दें या सॉल्व करें तो 2 कॉमन ले सकते हैं। 2 कॉमन लेंगे तो 2 तिहाई 6 होता है, प्लस यहाँ पर अंडर रूट 3 बचेगा, और बटे में 2। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि इसका पहला मूल आया है 3 प्लस अंडर रूट 3। अब हम दूसरी कंडीशन लेंगे। दूसरी कंडीशन में क्या करेंगे, ऋणात्मक चिन्ह लेने पर लिखेंगे। तो हम लिखेंगे ऋणात्मक चिन्ह लेने पर लिखेंगे प्यारे साथी। तो ध्यान से समझिएगा, अब हम यहाँ पर ऋणात्मक चिन्ह लेंगे तो 6 माइनस 2 अंडर रूट 3 बटे में 2 हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पर क्या था, 4 था, यहाँ पर 4 था, आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये 4 था, हमने 2 लिख दिया है। तो 2 एकम 2, 2 दुनाई 4, यानी कि बटे में 2 रहेगा, यहाँ पर बटे में 2 रहेगा, और ये आपका हो जाएगा पहला मूल। अब इसके बाद यहाँ पर भी 4 रहेगा, सॉरी कभी कभी मिस्टेक हो जाती है, तो यहाँ पर 4 रहेगा। अब आप सॉल्व करेंगे तो फिर से 2 कॉमन लेंगे, 2 कॉमन लिया यहाँ पर, तो यहाँ पर बचा 2 तिहाई 6 माइनस अंडर रूट 3, 3 माइनस अंडर रूट 3 और 4, 2 एकम 2, 2 दुनाई 4। आप हल करेंगे तो यहाँ पर आएगा 3 माइनस अंडर रूट 3 बटे में 2, यानी कि पहला मूल आपको 3 प्लस अंडर रूट 3 बटे में 2 प्राप्त हुआ है, और दूसरा मूल ये प्राप्त हुआ है। यानी हम कह सकते हैं 2 मूल बराबर, क्योंकि द्विघातीय बहुपद है तो 2 ही मूल इसके होंगे, तो 2 मूल बराबर क्या हो जाएंगे प्यारे साथी, पहला मूल हो जाएगा 3 प्लस अंडर रूट 3 बटे में 2, और दूसरा हो जाएगा 3 माइनस अंडर रूट 3 बटे में 2, और ये दोनों मूल आपके हैं, ये आपका आंसर है। तो एकदम बेहतरीन तरीके से हमने ये वाला प्रश्न भी सॉल्व किया है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है कि निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो मूल बराबर हों। यानी कि ऐसा मान हमें ज्ञात करना है कि उसके दो मूल क्या हों, आपस में बराबर हों। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है प्यारे साथी कि आपको पहले ए बी सी का मान रख देना है। तो ए बराबर 2 है, यहाँ पर बी बराबर k दिया गया है और सी बराबर क्या दिया गया है 3। उसी फार्मूले पर लगेगा, आपने अभी पढ़ा था कि मूल बराबर कब होते हैं। यहाँ पर कहा गया है कि उसके मूल बराबर हो, बराबर का मतलब समान हो, यानी कि समान वाली कंडीशन रखनी है। आप देखेंगे जब बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर होता है 0 के, तो मूल समान होते हैं और वास्तविक होते हैं। यानी हम यहाँ पर डायरेक्टली लिखेंगे कंडीशन क्या अप्लाई होगी कि मूल तब समान होंगे जब बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 हो। अब इसी फार्मूले पर हम इसके मान रख देंगे, यानी कि अगर आप मान रखेंगे यहाँ पर तो b का मान क्या है, k है, तो k का स्क्वायर हो जाएगा माइनस। बहुत ही आसान सा प्रश्न है, आपके एग्जाम में दो अंक में पूछा जा सकता है, तो एकदम बेहतरीन तरीके से समझिएगा। यहाँ पर 4 इंटू a की जगह a का मान 2 हो जाएगा, c की जगह 3 हो जाएगा, मान बराबर 0। आप हल करेंगे तो ये हो जाएगा k स्क्वायर माइनस 4 दूनी 8 त्रिक 4 दूनी 8 और 8 त्रिक 24 होता है और इक्वल टू 0 हो जाएगा। यानी k स्क्वायर आएगा बराबर 24 के प्यारे साथी। आप k बराबर लिखेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट 24। अब रूट 24 का मान आप ज्ञात करेंगे प्यारे साथी। जब आप रूट 24 का मान ज्ञात करेंगे तो मैं यहाँ साइड में निकाल लेता हूँ, इसका वर्गमूल निकाल लेते हैं। तो रूट 24 का मान ज्ञात करेंगे, एक बार 2 से काटेंगे, गुणनखंड विधि द्वारा हमें ज्ञात करना है। 12 आया, फिर 2 से 6, 2 तिहाई 6, 3 एकन्नम 3, 3 एकन्नम 3, 2 बरहियम 2 छक 12, 2 तिहाई 6 3, 3 एकन्नम 3। यानी कि यहाँ कुछ आया 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। यानी यहाँ पर सिर्फ एक जोड़ा बन रहा है, यानी 2 बाहर रहेगा, बटे में 2 तिहाई 6, यानी 2 अंडर रूट 6 आएगा। यानी k की वैल्यू क्या आई है प्यारे साथी, 2 अंडर रूट 6, और यही आपका प्यारा सा आंसर है। तो देखिए कितनी आसान तरीके से हमने सॉल्व कर लिया है ये वाला भी प्रश्न। अब इसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, एकदम बेहतरीन तरीके से सॉल्व करते हुए चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं अगर आप चाहें तो, इसे k इक्वल टू प्लस माइनस, क्योंकि अंडर रूट लगा था, 2 अंडर रूट 6 भी लिख सकते हैं। यही आपका प्यारा सा आंसर है। अब चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है दूसरा वाला। इसे हमें क्या करना है, पहले थोड़ा सॉल्व कर लेना है, फिर मान रखने हैं। यानी कि यहाँ पर kx का अंदर गुणा होगा तो ये kx स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2kx, 2 का अंदर गुणा होगा तो माइनस 2kx हो जाएगा, प्लस का 6 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर आप समझेंगे अगर हम a b का मान निकालें तो a बराबर यहाँ पर k है, b बराबर क्या है माइनस 2k, और c बराबर क्या है 6 है। अब क्योंकि समान मूल है तो वही कंडीशन फिर अप्लाई होगी इसी वाले प्रश्न में भी। तो जो कंडीशन थी बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 के, अब यहाँ पर हम मान रख देंगे प्यारे साथी, ध्यान से समझिएगा। माइनस 2k बी स्क्वायर है तो माइनस 2k का होल स्क्वायर, माइनस 4 इंटू ए की जगह k का मान और c की जगह 6 का मान हम रख देंगे। अब सॉल्व कीजिए, ये माइनस का 2k है, ये प्लस का हो जाएगा, यानी कि 2 दूना 4, 2 का वर्ग 4 होता है, 4k स्क्वायर माइनस 6 चौके 24, 24k हो जाएगा प्यारे साथी। यहाँ पर आप ध्यान से समझिएगा तो ये क्या हो जाएगा 6 चौके 24, यानी माइनस 24k इक्वल टू 0। आप इसे सॉल्व करेंगे, इसे इधर लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा, यानी कि 4k स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 24k। यानी कि अब हम बात करें प्यारे साथी तो एक k से एक k कैंसिल हो जाएगा, यानी हम कह सकते हैं यहाँ पर k स्क्वायर है तो हम ऐसा भी इसे कर सकते हैं 4k इंटू k इक्वल टू 24k। एक k से एक k को काट दिया क्योंकि ये भाग में जाएगा, आपस में कट जाएगा, यानी कि आप कह सकते हैं 4k इक्वल टू हो गया है 24। अगर k का मान ज्ञात करें तो k बराबर हो जाएगा 24 बटे में 6, यानी 6 कन्नम 6 और 6 चौके 24 होता है, यानी k का मान हमें क्या प्राप्त हुआ है, यहाँ पर 4 प्राप्त हुआ है, और यही आपका प्यारा सा आंसर होगा। तो देखिए बेहतरीन तरीके से हमने दोनों क्वेश्चनों के के मान ज्ञात कर लिए हैं, और इसी तरह के प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं और अच्छे खासे अंक इसमें मिलते हैं। तो बेहतरीन तरीके से समझते हुए चलिए अब इस प्रश्नावली के जो हार्ड क्वेश्चन है उसे सॉल्व करेंगे। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्यारे साथी, इसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 3, जो एक बेहतरीन सा प्रश्न है कि क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो? यदि हो है
तो उसकी लंबाई चौड़ाई ज्ञात कीजिए। यानी कि कहा गया है कि क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो। यानी कि पहले हमें इसकी प्रकृति पता चलनी होगी कि आखिर इसका कोई है, यानी कि इसके मूल होंगी या नहीं होंगी। पहले हमें इसका अस्तित्व तो पता करना है, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो पहले हम कंडीशन करेंगे कि जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी है। यानी कि हम मान लेते हैं प्यारे साथी माना चौड़ाई, क्योंकि चौड़ाई पता नहीं है तो हम लिखेंगे माना चौड़ाई बराबर x, जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी है। तो माना चौड़ाई बराबर x, हमने चौड़ाई क्या मान ली है प्यारे साथी, x मान ली है, जिसकी लंबाई जो है वो चौड़ाई से दोगुनी है। तो हमने चौड़ाई x मान लिया है, तो लंबाई बराबर क्या हो जाएगा, तो लंबाई बराबर हो जाएगा प्यारे साथी, क्योंकि वो चौड़ाई से दोगुनी है, यानी लंबाई बराबर 2x हो जाएगी। अब कहा गया है उसका क्षेत्रफल क्या है, 800 मीटर स्क्वायर है। एक आम की बगिया है जिसका क्षेत्रफल क्या है, 800 मीटर स्क्वायर है प्यारे साथी। अब उसमें लंबाई चौड़ाई ही दी गई है, यानी कि ये एक आयत होगा। ये क्या होगा, एक आयत ही होगा, आयताकार भाग होगा, क्योंकि ऊंचाई दी होती तो हम मान सकते थे कोई दूसरा होगा, लेकिन ये आयताकार भाग होगा। तो यानी कि इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, अगर हम क्षेत्रफल की बात करें प्यारे साथी, आयत का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। यानी हम कह सकते हैं क्षेत्रफल हमारा दिया गया है 800 मीटर स्क्वायर, तो हमने 800 मीटर रख दिया, इक्वल टू अगर लंबाई की बात करें, लंबाई हमारी है 2x और चौड़ाई हमारी है x प्यारे साथी। अब यहाँ पर आप ध्यान से समझिएगा, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, यानी कि 2x स्क्वायर हो जाएगा, 2x का x में गुणा होगा, 2x स्क्वायर बराबर 800 हो जाएगा। यानी अगर हम x की वैल्यू ज्ञात करें प्यारे साथी, तो ये x स्क्वायर हो जाएगा 800/2 के, यानी कि x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 400 के। अब हम इसका मान ज्ञात करेंगे, तो x बराबर आएगा 400 और स्क्वायर हटा तो अंडर रूट लगा, और 400 का अंडर रूट क्या होता है प्यारे साथी, 20 होता है। यानी कि 400 का वर्गमूल 20 होता है, यानी x बराबर हमें 20 प्राप्त हुआ प्यारे साथी। यहाँ पर कोई कंडीशन नहीं ज्ञात करनी थी, प्रकृति नहीं ज्ञात करनी थी, लेकिन जो अगला प्रश्न है उसमें प्रकृति ज्ञात करना है, क्योंकि यहाँ कोई प्रॉपर द्विघात समीकरण नहीं बना, एक सिंपल सा इक्वेशन बना और हमने सॉल्व कर लिया। यानी x की वैल्यू हमें पता चल गई है, यानी कि चौड़ाई हमारी क्या है, 20 मीटर है। यानी हम लिखेंगे अतः चौड़ाई बराबर क्या है, 20 मीटर है प्यारे साथी। इसके बाद बात करें लंबाई की, तो लंबाई क्या है, 2x है। यानी हम कह सकते हैं लंबाई बराबर 2x, यानी कि x की जगह x का मान तो 2 × 20, यानी कि ये हो गया प्यारे साथी 40 मीटर। और यही आपका प्यारा सा आंसर हो गया। ये आपका क्या हो गया, प्यारा सा आंसर हो गया। एकदम बेहतरीन तरीके से हमने ये वाला प्रश्न सॉल्व कर लिया है। अब चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, हमें लंबाई चौड़ाई यहाँ पर पता चल गई है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, क्योंकि प्रश्न में यहाँ पर पूछा गया था कि क्या ऐसा संभव है, तो आप कह सकते हैं हाँ, ऐसा आम की बगिया, आप लिख सकते हैं अंत में हाँ, ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है, ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है प्यारे साथी। और ये आपका बेहतरीन सा आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्यारे साथी अगला प्रश्न आपके सामने आ गया है कि क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी आयु ज्ञात कीजिए। यानी कि पहले पता लगाना है कि ये स्थिति संभव है या नहीं है। फिर कहा गया है कि 2 मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है, तो 4 वर्ष बाद उनकी आयु का गुणनफल क्या होगा। तो आयु हमें पता नहीं है, तो हम मान लेंगे माना पहले मित्र की आयु, क्योंकि 2 मित्र हैं तो हमने मान लिया पहले, माना पहले मित्र की आयु बराबर x वर्ष। हमने पहले मित्र की आयु क्या मान ली है, x वर्ष मान ली है। अब कह रहा है कि 2 मित्रों की आयु 20 वर्ष है। आपको समझना चाहिए, मैंने आपको बताया भी था कि मैं आपसे कहूं कि आपके 2 भाइयों की आयु 40 वर्ष है, यदि आपकी आयु 18 है तो आपके भाई की आयु क्या होगी, तो आप क्या करेंगे, 40 में से 18 घटा देंगे और बता देंगे कि मेरे भाई की आयु 22 वर्ष है। यही तो है। तो वैसे ही जब 2 मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है, पहले की आयु पता है तो योग में से पहले की आयु घटा दो, दूसरे की आयु हमें पता चल जाएगी। तो हम लिखेंगे दूसरे मित्र की आयु
बराबर क्या हो जाएगी प्यारे साथी, 20 माइनस x वर्ष। अब आगे कह रहा है प्यारे साथी कि 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल क्या था, 48 था। तो हम लिखेंगे 4 वर्ष पूर्व पहले मित्र की आयु क्या होगी, पहले मित्र की आयु। अब 4 वर्ष पहले मित्र की आयु क्या रही होगी, पहले मित्र की आयु। तो प्यारे साथी अगर मैं आपसे कहूँ आप 18 साल के हैं, 4 वर्ष पहले आप कितने साल के थे, तो 18 में से 4 घटा दोगे और कहोगे कि 14 साल के थे। तो उसी तरह यहाँ पर 4 वर्ष पहले अगर पहला मित्र वर्तमान में x वर्ष का है, तो 4 साल पहले कितने वर्ष का रहा होगा, 4 माइनस x वर्ष का रहा होगा। इसी तरह अगर हम 4 वर्ष पहले दूसरे मित्र की आयु ज्ञात करें तो क्या कहेंगे, 4 वर्ष पूर्व दूसरे मित्र की आयु, दूसरे मित्र की आयु बराबर क्या होगी, दूसरे मित्र की आयु 20 माइनस x है, इसमें में से 4 घटा दो, इतना वर्ष होगी। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा प्यारे साथी, आप देखेंगे तो ये हो जाएगा 16 माइनस x वर्ष, यानी कि हमें दोनों की आयु पता चल गई है। अब कहा गया है कि 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। तो अब हम डायरेक्टली लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्न क्या कह रहा है उसे अब हमें लिख लेना है। तो प्रश्नानुसार अगर हम बात करें तो दोनों की आयु का गुणनफल क्या है, 4 वर्ष पूर्व 48 है। तो 4 वर्ष पूर्व इनकी आयु क्या थी, x माइनस 4 थी, इंटू ये हो जाएगी 16 माइनस x, किसके बराबर हो जाएगा, 48 के बराबर हो जाएगा। अब हम इसे सॉल्व करेंगे प्यारे साथी, इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा x का पहले इसमें गुणा होगा, ये हो जाएगा 16x, फिर x का अंदर गुणा होगा, ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, फिर माइनस 4 का अंदर गुणा होगा, माइनस का 64, 16 चौके 64, और ये प्लस का 4x हो जाएगा इक्वल टू 48 की प्यारे साथी। देखिए x का पहले 16 में गुणा किया 16x, x का फिर माइनस x में माइनस का x स्क्वायर, ये माइनस का 4 था, ये प्लस का 16 था, 16 चौके 64, माइनस का 64, और माइनस का 4 जब माइनस के x में गुणा हुआ तो प्लस का 4x आ गया, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। अब सॉल्व करेंगे तो माइनस का x स्क्वायर ये हो जाएगा 16 4 20 प्लस का 20x माइनस का 64, और ये 48 भी इधर आएगा, माइनस का 48 इक्वल टू 0 प्यारे साथी। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो माइनस का x स्क्वायर प्लस का 20x माइनस का 64 में आप जब जोड़ेंगे किसको, 48 को, तो जोड़ लेते हैं, 64 में 48 को जोड़िए, 8 4 12 की 2 हासिल 1 आई, और 6 4 10 11, 8 4 12 की 2 हासिल 1 आई, 6 4 10 11, 112 आएगा, यानी कि माइनस का 112 इक्वल टू 0। अब प्यारे साथी हमें यहाँ पर द्विघात समीकरण पता चल गया है, लेकिन यहाँ पर कहा गया था प्रश्न में कि क्या निम्न स्थिति संभव है। तो पहले इसे पता करना है कि आखिर इसके मूल होंगे या नहीं होंगे, नहीं तो मूल ही ना हो और फिर हम इसे सॉल्व कर डालें, सॉल्व ही नहीं होगा। तो हम इसके क्या करेंगे, मूल याद करेंगे। तो पहले हम पता करेंगे कि क्या निम्न स्थिति संभव है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर a का मान लिख दीजिए माइनस का 1 है, b बराबर क्या है प्लस का 20 है, और c बराबर क्या है माइनस का 112 है प्यारे साथी। अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर वही कंडीशन अप्लाई होगी b माइनस 4ac वाली। तो हम इसका मान ज्ञात करेंगे तो b का मान क्या है 20 है, यानी कि 20 का वर्ग माइनस हो जाएगा 4 गुणे माइनस का 1 है प्यारे साथी, और फिर आप करेंगे तो इंटू माइनस का 112। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 20 विषयम यानी 20 का वर्ग क्या होता है 400 होता है, माइनस यहाँ पर आप देखेंगे प्यारे साथी तो ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर माइनस 4ac था, माइनस ए ये माइनस का 1 है। तो अब देखिए 4 एकन्नम 4, यहाँ पर ये माइनस का 4 था, ये माइनस का 1 था, 4 का गुणा हुआ तो ये प्लस का हो गया, क्योंकि प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया। लेकिन फिर से जब इसमें गुणा हुआ तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 112 है, माइनस का 112 का 4 में गुणा हो जाएगा प्लस के। तो हम इसे सॉल्व करेंगे, 400 माइनस 4 2 नहीं 8, 4 एकन्नम 4 और 4 एकन्नम 4 प्यारे साथी, यानी कुल मिलाकर यहाँ पर 448 आएगा और यहाँ पर बचेगा माइनस का 48। अब ऐसी कंडीशन में क्या है, हमें b स्क्वायर माइनस 4ac प्राप्त हुआ है माइनस का 48, हमें b स्क्वायर माइनस 4ac का मान प्राप्त हुआ है माइनस का 48। तो हम लिखेंगे प्यारे साथी, यहाँ पर आप कंडीशन देखेंगे कि जब 20, क्योंकि यहाँ पर जो b स्क्वायर माइनस 4ac का मान है वो 0 से कम है,
और जब बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से कम होता है तो उसका कोई मूल नहीं होता, यानी इसका कोई मूल ही नहीं होगा, यानी इसका कोई अस्तित्व ही नहीं है इस समीकरण का। तो हम लिखेंगे प्यारे साथी, चूंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac छोटा है 0 से, अतः इस समीकरण का कोई मूल नहीं होगा। इस समीकरण का कोई मूल नहीं होगा, कोई मूल नहीं होगा। और जब इसका कोई मूल नहीं होगा, अतः इसका अस्तित्व नहीं है। तो हम लिखेंगे अतः इस समीकरण का अस्तित्व नहीं है। और जब इसका अस्तित्व नहीं है, अतः ये स्थित संभव नहीं है। आपसे प्रश्न में पूछा गया था क्या निम्न स्थित संभव है, क्या निम्न स्थित संभव है, तो आप लिखेंगे यह स्थित संभव नहीं है, यह स्थित संभव नहीं है। और यही आपका प्यारा सा आंसर होगा। तो बेहतरीन तरीके से हमने ये वाला प्रश्न भी सॉल्व कर लिया है। इसका कोई आंसर नहीं होगा क्योंकि इसके मूल नहीं है, तो ये स्थित संभव ही नहीं है। अब चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो इस प्रश्नावली का लास्ट प्रश्न है। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है कि क्या 800 मीटर तथा क्या परिमाप 800 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उनकी लंबाई चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो हम मान लेते हैं प्यारे साथी, माना पार्क की लंबाई हमने मान लिया कि हमारे पार्क की लंबाई क्या है, x मीटर है। हमने पार्क की लंबाई x मीटर मान ली। अब यहाँ पर पार्क का क्षेत्रफल क्या दिया गया है, तो पार्क का क्षेत्रफल प्यारे साथी दिया गया है 400 मीटर स्क्वायर। तो हम लिख देंगे 400 मीटर स्क्वायर। हमें परिमाप क्या दिया गया है, परिमाप दिया गया है 80 मीटर। तो प्यारे साथी अब ध्यान से समझिएगा यहाँ पर कि एक पार्क है, उसका परिमाप क्या होगा। तो परिमाप यानी कि कोई आयताकार पार्क ही होगा। तो परिमाप बराबर क्या होता है, परिमाप या आयत का परिमाप, कोई भी पार्क आयताकार ही होता है। तो हम कह सकते हैं डायरेक्टली आयत का परिमाप। यहाँ पर कुछ दिया नहीं है लेकिन हम आयत का परिमाप ही लगाएंगे। तो आयत का परिमाप क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, यही तो होता है प्यारे साथी। अब परिमाप यहाँ पर 80 मीटर दिया गया, तो परिमाप की जगह हमने 80 लिख दिया, और 2 इंटू लंबाई धन चौड़ाई हमें दी गई है। यानी ये 2 इधर आएगा जब भाग में हो जाएगा, यानी हम कह सकते हैं कि लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर है 80/2 के। यानी कि हम कह सकते हैं कि लंबाई प्लस चौड़ाई का मान जो है वो 40 आएगा। यहाँ पर जब 2 से कटेगा 2 40 बार में 40 के बराबर है। यानी हम कह सकते हैं प्यारे साथी यहाँ पर कि हमारी लंबाई धन चौड़ाई क्या आई है, 40 आई है, बराबर 40 है। अब लंबाई धन चौड़ाई यहाँ पर 40 है प्यारे साथी। तो हमने यहाँ पर लंबाई मान लिया था, लंबाई क्या माना था, x मीटर माना था। तो हम लंबाई का मान रख देंगे। तो लंबाई की जगह हमने x लग दिया प्लस चौड़ाई बराबर है 40 के। अब हम चौड़ाई का मान ज्ञात कर सकते हैं। चौड़ाई बराबर क्या आएगी, ये x इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, यानी 40 माइनस x। अब हमें लंबाई और चौड़ाई सब पता चल गई है। अब हम प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं प्यारे साथी। यहाँ पर अब हम इसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर क्षेत्रफल दिया गया है 400 मीटर स्क्वायर, और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो हम लिखेंगे क्षेत्रफल, ध्यान से समझिए, अपनी सोच को ऊंची रखिए, थोड़ा डीपली सोचना पड़ता है। तो क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई के, लंबाई गुणे चौड़ाई के प्यारे साथी। अब लंबाई गुणे और चौड़ाई का गुणा कर लीजिए। तो क्षेत्रफल क्या था आपका, 400 मीटर स्क्वायर था, हमने 400 लिख दिया। लंबाई हमारी x थी इंटू चौड़ाई हमारी 40 माइनस x थी। अब हम इसे सॉल्व करेंगे प्यारे साथी। तो 400 मीटर 400 बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 40x और माइनस एक्स स्क्वायर। इन पूरे पोर्शन को हम इधर ले आएंगे, और इधर लाएंगे तो ये माइनस का x हम प्लस में बनाना चाहते हैं, तो ये प्लस में हो जाएगा।
तो हम जब इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का, और ये हो जाएगा माइनस का 40x, और प्लस का हो जाएगा 400 प्यारे साथी, बराबर हो जाएगा 0 के। अब ध्यान से समझिएगा हमें कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पर अगर आप, चलिए अब हम यहाँ श्रीधराचार्य जी का सूत्र ही लगा लेते हैं, या आप जो कहें वो कर लेते हैं। तो यहाँ पर कोई सा भी आप सॉल्व कर सकते हैं, चाहे जो फार्मूला आप लगा लीजिए। यहाँ पर हम सॉल्व करना चाहें तो हम गुणनखंड विधि से सॉल्व कर सकते हैं आसानी से, क्योंकि यहाँ पर कोई कठिन वो नहीं है अंक, तो हम गुणनखंड विधि से सॉल्व कर सकते हैं। गुणनखंड विधि से सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पर गुणा करने पर 400 आए और जोड़ने या घटाने पर 40 आए, तो एक्स स्क्वायर माइनस हो जाएगा 20 प्लस 20 बनेगा। 20 भी सही है, 400 होता है और 20 40 के बराबर होता है। एक्स प्लस 400 बराबर 0, क्योंकि प्रश्न में कुछ कहा नहीं गया है कि ये धराचार्य सूत्र से ही सॉल्व करना है। अब देखिए क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 20 का एक्स हो जाएगा प्लस 400 बराबर 0 के। यहाँ पर दो पेयर बना प्यारे साथी, यहाँ पर आप x कॉमन ले लीजिए तो x माइनस 20 हो जाएगा, यहाँ पर आप माइनस 20 कॉमन ले लीजिए तो ये x माइनस 20 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 0 के प्यारे साथी। यानी कि यहाँ पर आप देखेंगे तो x माइनस 20 एक ब्रैकेट में और ये भी x माइनस 20 एक ब्रैकेट में, ये आपका गुणनखंड आया। अब आपको मूल ज्ञात करना है तो दोनों बराबर ही हैं, तो हम दोनों को बराबर कर लेते हैं। एक बार x माइनस 20 बराबर 0 रखने पर तो x बराबर 20 आ गया प्यारे साथी। फिर दोबारा हम x माइनस 20 0 करेंगे बराबर, तो x माइनस 20 बराबर 0 है, तो यानी कि x बराबर हमारा 20 आएगा। यानी दोनों मूल हमें 20 प्राप्त हुए हैं। अब हमें क्या ज्ञात करना है, हमें लंबाई चौड़ाई पार्क की ज्ञात करनी है। अब चूंकि यहाँ पर आप देखेंगे तो हमने पार्क की लंबाई x मीटर मानी थी, तो हम लिखेंगे पार्क की लंबाई बराबर, क्योंकि x का मान पता चल गया है तो हम लिखेंगे पार्क की लंबाई बराबर क्या हो जाएगी, लंबाई बराबर हो जाएगी 20 मीटर। और अगर हम चौड़ाई की बात करें, अगर हम यहाँ पर चौड़ाई की बात करें प्यारे साथी, तो ध्यान से समझिएगा। चौड़ाई की बात करते हैं तो चौड़ाई हमारी है, यहाँ पर आप देखेंगे तो चौड़ाई आई थी 40 माइनस x, तो 40 में से आप 20 को घटा दीजिए तो आपको चौड़ाई भी पता चल जाएगी। कुल मिलाकर चौड़ाई भी हमारी 20 मीटर आई है। यानी कि लंबाई चौड़ाई दोनों हमें 20 पता चला है, यानी कि जब भुजा बराबर है यानी ये एक वर्ग था। चलिए अब हमें दोनों पता चल गया है, यही आपका प्यारा सा आंसर होगा। तो एकदम बेहतरीन तरीके से मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं, एकदम बेहतरीन तरीके से मैंने आपको ये फार्मूला, ये क्वेश्चन सॉल्व कराया है और इस प्रश्नावली को द एंड किया है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में भर दीजिए मिलन सर मिलन सर मिलन सर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, जय मां सरस्वती।